चलिए तो आज शो की शुरुआत सीधा दर्शकों के सवालों के साथ हम करेंगे और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ गौतम कालिया, शेयर खान भाई BNP पारिबा से और अमोल जोशी फाउंडर प्लान रूपी इन्वेस्टमेंट जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस पेशकश में। और दर्शकों से संपर्क साधने की कोशिश हो रही है, लेकिन जब तक हमारे साथ नीरज राज माफ़ कीजिएगा फ़ोन लाइन पर जुड़े गौतम, तब तक उनका सवाल हम ले लेते हैं। आपके पास है इनका सवाल शायद। 30,000 रुपये की SIP ये कर रहे हैं और 2-2 हज़ार रुपये इन्होंने इन फंड्स में डाले हैं। फंड्स के नाम है क्वांट का फ्लेक्सी कैप, HDFC का मल्टी कैप, इन्वेस्को फोकस 20, SBI कॉन्ट्रा, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, सैमको एक्टिव मोमेंटम, मोतीलाल माइक्रो कैप ETF, कोटक डायनेमिक बॉन्ड, HDFC कॉर्पोरेट बॉन्ड, HDFC क्रेडिट रिस्क, HDFC का ही शॉर्ट टर्म फंड भी है, मीडियम टर्म फंड भी है और वाइटो का मल्टी एसेट इनके पोर्टफोलियो में है। HDFC संचय में इन्होंने 15,000 रुपये जो है वो अलग से लगवा रखे हैं। 10 लाख की इनके पास फिक्स डिपॉजिट है। 2,000 महिंद्रा मैन्युलाइफ एशिया पैसिफिक रीट में इन्होंने लगा रखे हैं और रिटायरमेंट तक ये कह रहे हैं कि निवेश करेंगे। और लक्ष्य में इनके बेटे की पढ़ाई, शादी और घर भी है। साथ में वर्ल्ड टूर भी है, 1 in 2 years इन्होंने कहा है। नीरज राज क्या मेरे साथ फोन लाइन पर हैं? चलिए, नीरज फ़ोन लाइन पर नहीं है, आ जाएं तो इनसे और सवाल हम कर पाएंगे गौतम। लेकिन फ़िलहाल जो डिटेल्स आपके पास है, क्या लगता है, इन्होंने काफ़ी अच्छे से अपने गोल्स को लाइन अप तो कर लिया है, लेकिन मेरे ख्याल से जो पूरी तरह से कॉर्पस इकट्ठा करना चाहते हैं वहाँ आप इनको शायद गाइड करना चाहें, क्योंकि इनके बहुत सारे ऐसे गोल्स हैं जिन पर इन्होंने कोई राशि, कोई अवधि जो है वो निर्धारित नहीं करके रखी है। रिटायरमेंट का गोल है, बच्चे की पढ़ाई, शादी और ख़ुद का वर्ल्ड टूर का भी इनका एक गोल है। सो काफ़ी क्लैरिटी मेरे ख्याल से एक बार अगर फ़ोन लाइन पे जुड़ जाए तो आएगी। लेकिन अब तक जो दिखाई देता है, तो फंड्स भी बहुत ज़्यादा हैं। इन्होंने बैलेंस पोर्टफोलियो शायद बनाने की भी कोशिश की है, जहां पर इन्होंने अच्छे खासे डेट फंड्स भी पोर्टफोलियो में शामिल किए हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे ख्याल से ऐसे बहुत सारे जगह हैं गौतम, जहां पर आप इनके पोर्टफोलियो को शायद फ़िल्टर करना चाहें, मार्केट कैप एक्सपोजर को ध्यान में रखते हुए, ओवरऑल डाइवर्सिफिकेशन की रणनीति को ध्यान में रखते हुए। बताइए कहाँ से शुरुआत करना चाहेंगे? आपने काफी चीजें सही बोली कि हमें ये नहीं पता कि हर गोल के सामने कितना मूल्य वो चाहते हैं। तो मैं थोड़ा सा ऊपर से पहले बात करूंगा और फिर पोर्टफोलियो की तरफ आऊंगा। इनकी जो राशि महीने की 20,000 की जो सिप है इनकी, ये अगर 12% से ग्रो हो 15 साल के लिए तो इनका मूल्य बनता है 1.5 करोड़। और वही चीज अगर 15 साल की जगह उन्होंने 20 साल रख दिया, हर महीने 30,000 डाले तो 3 करोड़ बन जाता है। 1.5 करोड़ से सीधा 3 करोड़ हो जाता है सिर्फ 5 साल और ऐड करने में। और फिर अगर वही चीज को अगर उन्होंने और 5 साल रखे, मतलब 25 साल के लिए, तो वो जो आपका 1.5 करोड़ का 3 करोड़ हुआ, वो सीधा 5.5 करोड़ के ऊपर तक जाती है राशि। तो अभी उनकी उम्र मुझे नहीं पता है, तो मैं इसलिए ये तीनों नंबर उनको बताना चाहता हूं, जिससे वो डिसाइड कर सकें कितनी देर के लिए वो सिर्फ जारी रख सकते हैं। तो ये उनको एटलीस्ट आइडिया दे देगा कि कितना पैसा उनका बन सकता है अगर ये इन्वेस्टमेंट में पैसा डालते रहें। अब आते हैं दूसरी बात पे, जो इनकी पोर्टफोलियो की बात है। पोर्टफोलियो में इनके पास इक्विटी भी है और डेट भी है। तो डेट की मेरे हिसाब से इनको उतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लंबे अरसे के लिए सोच रहे हैं। और अगर एम्प्लॉय है तो उनका PF का कंट्रीब्यूशन होगा, तो उसमें इनके पास ऑलरेडी कुछ डेट का एक्सपोजर है। ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ। उनकी रिस्क प्रोफाइल, अगर वो और रिस्क ले सकते हैं, ये भी मैं एक एज्यूम कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि डेट के फंड वो हटा दें और वो इक्विटी में आ जाए। तो वो ध्यान में रखते हुए मैं अभी फंड्स में जा रहा हूँ और 3-4 चीजें करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक कि नंबर ऑफ फंड्स में कम करूं, और जहां पे हमें फंड्स से उतनी सहमति नहीं है, जो अच्छे फंड्स जो हमें नहीं लग रहे, वहां से वो हट जाएं। तो एक इनका एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है, इसमें मैं बोलूंगा ये शिफ्ट कर दे टू कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड, जो लार्ज एंड मिड कैप स्कीम है। ये सैमको एक्टिव मोमेंटम पे थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि हमारा भी व्यू बना नहीं है। 1 साल नई स्कीम है, तो अभी उतना डेटा नहीं है हमारे पास कि हम कुछ बोल पाए। फिर डेट में सीधा मैं आता हूँ HDFC मीडियम टर्म
और HDFC क्रेडिट रिस्क फंड को आप अगर मेरे एसेट मिड कैप फंड में शिफ्ट कर दें, और जो फिर 3 फंड है, कोटक डायनामिक, HDFC कॉर्पोरेट और HDFC शॉर्ट टर्म, ये तीनों फंड को अगर ये ब्लू चिप में ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में शिफ्ट कर दें तो इनका ब्लू चिप का एलोकेशन भी बढ़ जाएगा और इक्विटी में और आ जाएगा, तो पूरे पोर्टफोलियो पे 12% की रिटर्न की संभावना फिर बढ़ जाती है अगर ये लंबे अरसे के लिए SIP करते रहे। अमूमन जब डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि नीरज फोन लाइन पर मेरे साथ है नहीं, तो जितना हो सके मैं उनके बिहाफ पर शायद सवाल पूछने की कोशिश कर रही हूँ ताकि उनको भी क्लैरिटी मिले और उनके साथ साथ तमाम दर्शक जो कि शायद इस मकसद को समझना चाहते हैं कि पोर्टफोलियो जब भी बनाएं तो आपको अक्रॉस एसेट क्लासेस अपने आप को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से नीरज ने डाइवर्सिफाई किया है, तमाम तरह के डेट फंड्स उन्होंने शामिल कर दिए हैं, शायद फिक्स इनकम में जिस तरह का ब्याज मिल रहा है उसे देखते हुए शायद वो अट्रैक्टिव रेट्स उन्हें लगे हों और उन्होंने पोर्टफोलियो में इनको जगह दे दी है। मुझे ये बताइए कि इस तरह के पोर्टफोलियो में रिटर्न को लेकर आपकी एक्सपेक्टेशंस कितनी प्रैक्टिकल होनी चाहिए और कितनी होनी चाहिए? जी, ये बहुत ही अच्छा उम्दा सवाल किया आपने, क्योंकि अगर इक्विटी में हम 12% एज्यूम करते हैं तो डेट में अगर हम ज्यादातर 10 ईयर GSEC को देखते हैं और वो अगर 7-8 के बीच में अभी चल रही है, अगर पहले देखेंगे तो 6 और 7 के बीच में थी। तो अगर आप थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म डेट में रखेंगे, क्योंकि टैक्सेशन भी ऐसा हो गया कि आपको 3 साल के लिए तो रखना चाहिए, तो अगर आप डेट में एज्यूम करें तो 6 से 7% ग्रॉस आपको एज्यूम करना चाहिए रिटर्न। ऑब्वियसली अगर मार्केट अगर इंटरेस्ट रेट नीचे जाते हैं तो आपको NAV में एप्रिसिएशन मिलता है, ज्यादा कैपिटल गेन, मार्क टू मार्केट का बेनिफिट मिलता है अभी, मगर वो साइकिल की बात है। अभी हम अच्छे साइकिल में डेट में, तो डेट में अगर आप निवेश करेंगे तो अच्छी बात है, और हम तो बोल रहे हैं कि लॉन्ग टर्म डेट में और पैसा डालें अपने क्लाइंट्स को, क्योंकि अभी हमें लग रहा है कि वी आर एट द टॉप ऑफ द साइकिल। तो जैसे हमारे इंटरेस्ट रेट्स अभी कम होने लग जाएंगे, वैसी जो आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं उनकी वैल्यू बढ़ते रहेगी, तो आपको कैपिटल एप्रिसिएशन का भी फायदा होगा। मगर ये साइकिल अप और डाउन जाते रहती है, तो अगर आपने अभी तो डाल दिया मगर आपने बाद में रीबैलेंस नहीं किया तो आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आप आप रिस्क ले रहे, मार्केट रिस्क ज्यादा बढ़ा रहे अपने पोर्टफोलियो में डेट में। तो मैं सिंपल यही बोलूंगा कि आप 6 से 6% आप मान के चलिए, 7% आप मान के चल सकते हैं डेट में अभी के लिए इस माहौल में एज अ ग्रॉस रिटर्न। ये बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, चलिए हमारे साथ अगले दर्शक विधि का सवाल मैं लूंगी और इनके पिताजी इनके बिहाफ पे सवाल पूछना चाहते हैं। अमोल, शायद आपके पास है इनका सवाल। नमस्कार सर, कैसे हैं? नमस्ते मैडम, मैं विधि का फादर बोल रहा हूँ। विधि जी, क्या करती है आपकी बेटी? जी मैडम, उसका अभी प्लेसमेंट हुआ है एक कंपनी में। अच्छा, तो अभी नई उसकी जॉब है, तो जी जी तो उसी में फिर अब उसको इन्वेस्ट करना है, शुरू करना है। तो मैडम उसको अभी 3,000 रुपए की SIP शुरू करना चाहती है वो, बाद में धीरे धीरे बढ़ाएगी वो 3,000, बाद में धीरे धीरे फिर जैसे जैसे उसका बढ़ेगा तो सैलरी वगैरह, तो उसमें सैलरी बढ़ाएगी। तो उसको फंड जानना था मैडम कि किसमें करे बेहतर रहेगा उसके लिए। बिल्कुल, विधि को हम रास्ता दिखाएंगे और मुबारकबाद और शुभकामनाएं। उन्होंने अपने निवेश के सफ़र की शुरुआत करने के बारे में सोचा और हमें चुना मार्गदर्शन देने के लिए। अमोल, आपके पास आऊंगी मैं, क्योंकि 22 साल की उम्र है विधि की और पहली नौकरी और पहला उनका निवेश। मेरे ख्याल से फंड्स के नाम तो आप उनको बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन उसके साथ साथ वो तमाम दर्शक जो शायद इस एज ग्रुप के हैं और म्यूचुअल फंड के ज़रिए इक्विटी बाज़ार में पैसे लगाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि इस तरह की जो एज ग्रुप होती है अमोल, उनके पास सलाह लेने के लिए मेरे ख्याल से कोई कमी नहीं है। सोशल मीडिया के किसी पन्ने पे आप चले जाइए, कोई ना कोई आपको फ्री में एडवाइस दे ही रहा होता है, ठीक है। तो एक तो केओस से बचाना, इस तरह की नॉइस से बचाना इस तरह की एज ग्रुप को, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आप न सिर्फ लोगों की बातों में आए बल्कि खुद भी अपने निवेश को लेकर थोड़ा सा जागरूक होए। और विधि, इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर जैसे मंच को चुना। अमोल, बताइए कैसे इनकी हैंड होल्डिंग करना चाहेंगे आप?
कविता, जैसे कि आपने कहा, इन्होंने अपनी जॉब लगते से ही सबसे पहले जो काम किया है, इन्वेस्टमेंट की तरफ अपना ध्यान लाया है। बहुत ही ये काबिले तारीफ बात है। दूसरी बात, जो सवाल हमारे साथ शेयर किया गया था, उसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि उनको लगभग 15 साल की अवधि के लिए इन्वेस्ट करना है। तो दो तीन चीजें जरूर मैं बताना चाहूंगा। एज अ न्यू इन्वेस्टर, स्कीम्स की तो हम जरूर बात करेंगे। सबसे पहले आप ये जानिए, जितना जल्दी आप अपनी इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान देंगे, इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, इन्वेस्टमेंट का जर्नी सफर शुरू करेंगे, उतना ही आपके पास कॉर्पस ज्यादा होगा। अगर आप लंबी अवधि तक बने रहे, इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करें, और पावर ऑफ कंपाउंडिंग जिसे हम कहते हैं, पावर ऑफ कंपाउंडिंग से आप लंबी अवधि तक बेनिफिट होते रहे। तो कुछ इसके लिए मैंने नंबर्स क्रंचिंग किया है, विधि के लिए हमने कुछ। अगर आपने जैसे कि कहा 3,000 रुपए का आपको एसआईपी शुरू करना है, 3,000 रुपए का एसआईपी अगर आप 15 साल, जैसे कि आपने बताया 15 साल का आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है, वो 15 साल के लिए आप रखते हैं और आपको मार्केट से लगभग 12% का सीएजीआर ग्रोथ मिलती है, तो मात्र 3,000 रुपए की जो आपके लिए आपकी मंथली राशि है, उससे आपका पोर्टफोलियो लगभग 28 से 30 लाख रुपए तक ग्रो होता है। आई एम सॉरी, 14 से 15 लाख रुपीस तक ग्रो होता है। लेकिन आप ये भी समझिए, अगर आप अपने एसआईपी को रेगुलरली बढ़ाते हैं या ज्यादा राशि से शुरू करते हैं, तो आपका 6,000 रुपए का एसआईपी जब ये बनता है, तब ये आपकी राशि लगभग 28 से 30 लाख रुपए तक बढ़ेगी। ये दूसरी बात है। तीसरी बात है, आपको आपकी ये शुरुआत आप इन्वेस्टमेंट जर्नी की आपकी शुरुआत है, तो मैं कहूंगा लंबी अवधि आपके पास होने के बावजूद भी मार्केट वैल्यूएशन को ध्यान में रखते हुए आप इक्विटी और डेट, जिसे हाइब्रिड या बैलेंस एडवांटेज भी कहा जाता है, बैलेंस एडवांटेज फंड से आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत करें। आपके 3,000 रुपए के लिए लगभग 1,000 रुपीज यू कैन इन्वेस्ट इन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज, और 2,000 रुपए जो है वो थोड़ा इक्विटी ओरिएंटेड एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड में भी आप रख सकते हैं। जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, 15 साल काफी लंबा समय होता है। इसमें से आप लगभग एवरी ईयर आप अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस भी करें, और रीबैलेंस करने के पहले आप अपना पोर्टफोलियो की जो स्कीम्स है, वो अपने पेयर ग्रुप के अनुसार, या एक हर स्कीम का बेंचमार्क होता है, हर बेंचमार्क के अनुसार ये स्कीम्स का परफॉर्मेंस कैसे रहता है, इसका ध्यान जरूर, इसको जरूर संज्ञान में लेके पोर्टफोलियो एनालिसिस और रीबैलेंसिंग करते रहे। आईसीआईसीआई प्रू का बैलेंस एडवांटेज फंड और एचडीएफसी का लार्ज और मिड कैप फंड जो है रेकमेंड किया जा रहा है। 1,000 का निवेश बैलेंस एडवांटेज फंड में, 2,000 लार्ज और मिड कैप में। ऑल द बेस्ट विधि। उम्मीद करते हैं कि आप अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू करें और आने वाले वक्त में अपने लिए लक्ष्यों को भी निर्धारित करें और साथ ही निवेश को बढ़ाने की भी कोशिश करें। लेकिन अब एक ख़ास बात, हमारे आज के शो में हम दर्शकों के सवालों को तो शामिल करते ही करते हैं, लेकिन आज हम एक दर्शक को लाइव शो पर भी आमंत्रित कर रहे हैं और हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं हर्ष गर्ग, जो कि मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अपने सवाल हमारे आज के एक्सपर्ट्स के सामने रखेंगे, गौतम और अमोल के सामने। तो हर्ष, स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में। बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े, बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर को मौका दिया आपकी आर्थिक ज़िंदगी को आगे बढ़ाने का और संवारने का। कुछ अपने बारे में आप बताइए, क्या करते हैं, कब से आपने अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज बना रखी है या इन्वेस्टमेंट की शुरुआत आप करना चाहते हैं? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपने एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने एक आम जनता को रखा है बात करने के लिए। खासतौर पे इन्वेस्टमेंट की बात हमारे देश में बहुत जरूरी है करना, और एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपके द्वारा मिल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है आम जनता को। तो सबसे पहले मैंने जो इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की थी वो अपनी 22 साल की एज में शुरुआत की थी। आज मुझे 5 साल हो चुका है इन्वेस्टमेंट करते हुए। आज मैं मार्केट में अलग अलग जगह पर इन्वेस्टमेंट करता हूँ, जैसे कि इक्विटी मार्केट में मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ अलग अलग फंड में, साथ ही साथ म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करता हूँ। और इसी को देखते हुए मैं जस्ट अभी एक चीज और बोलना चाहता हूँ, मैं एक बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, और बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ने के बावजूद मुझे कई सारे सवाल ऐसे आते हैं जो जिसका जवाब मुझे नहीं उतना पता है क्लियर, जिसकी वजह से आपके चैनल से जुड़ने का मौका मिला, जिससे मेरे सवालों का जवाब मिल सके। तो मेरे कुछ सवाल थे जो मैं आपको ऑलरेडी आपको मैं दे चुका हूं, तो उनका मुझे जवाब जानना था कि किस तरीके से, जैसे कि होम लोन के बारे में जानना था कि होम लोन कैसे जल्दी खत्म करना चाहिए, और इन्वेस्टमेंट के लिए सही तरीका क्या है, शेयर मार्केट सही तरीका है या फिर म्यूचुअल फंड सही तरीका है। तो ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब मैं आपसे जानना चाहता हूँ।
हर्ष, काफ़ी अच्छे से आपने बताया अपने बारे में, और आपके जो 6 सवाल हैं वो अपने आप में बहुत ही बुनियादी और ज़रूरी सवाल है, क्योंकि जब भी हम निवेश की बात करते हैं और अपने लक्ष्यों की बात करते हैं, या ख़ासतौर से होम लोन जैसा कर्ज चुकाने की बात करते हैं, तो इस तरह की रणनीति आप म्यूचुअल फ़ंड के ज़रिए इन्वेस्ट करके या किसी भी और निवेश विकल्प में निवेश करके कैसे इस रणनीति को आप साध सकते हैं, बांध सकते हैं। तो ये जो है हमारी कोशिश है आपको समझाने की। चलिए, मैं पहले गौतम के पास जाती हूँ, और गौतम से मैं ये पूछना चाहूँगी कि पहले होम लोन की बात करते हैं। होम लोन को हम गुड लोन की तरह देखते हैं गौतम, और कैसे होम लोन की अगर हम बात करें तो इसको अपने पोर्टफोलियो में आप चाहें, इस कर्ज को अगर आप चाहें तो आप रख सकते हैं, और हालांकि इसको चुकाने की भी रणनीति आपको बांधनी ज़रूर होती है, लेकिन कैसे बांधे ये एक दुविधा की बात है। जी, तो होम लोन और निवेश, अगर आपके दिमाग में ये दोनों कंपैरिजन चल रहा है कि इन दोनों के बीच में क्या करना चाहिए, बस आप एक सिंपल तरीका ये है कि आप समझिए कि होम लोन का रेट मानिए आपका 8.5% है साल का, तो आप एक तरीके से आप निवेश कर रहे हैं, और जहां पे आपको 8.5% का गारंटीड बचत हो रही है, तो आप जितना पैसा आप देंगे वापस बैंक को जिससे आपने लोन लिया है, उतनी ज्यादा आपकी बचत होगी वो 8.5% के हिसाब से। तो ये एक तरीका है आपको समझने के लिए, क्योंकि आप उधार ले रहे हैं, वो उधार के अगेंस्ट आप 8.5% गारंटीड रिटर्न किसी और को दे रहे हैं। अब मार्केट में जब आप निवेश करते हैं तो हम एस्टिमेट लगाते हैं इक्विटी मार्केट में 12% का, तो कभी कभी 18% भी मिल जाता है, कभी कभी नेगेटिव भी चला जाता है, मगर उसमें गारंटी तो है नहीं। और 12% के रेट पे हम लंबे अरसे के लिए आपको बोलते हैं। तो होम लोन भी लंबे अरसे के लिए होता है, ज्यादातर 10, 15, 20 साल के लिए लोग लेते हैं। निवेश भी उतने समय के लिए ही करेंगे तो ज्यादा अच्छा है आपके लिए, तभी ये 12% आती है। तो ये चीज आप अगर ध्यान में रखेंगे तो आप डिसाइड कर सकते हैं आपको कितना पैसा कहां पे डालना है और कितना लोन लेना है। ये तो ऑब्वियसली दूसरी बात तो है कि आप कहां पे घर ले रहे हो और कितना बड़ा घर ले रहे हो, वो तो अलग बात है ही, मगर निवेश के साथ अच्छा आप कंपेयर करते हैं तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए। चलिए, जल्द से जल्द खत्म करने की रणनीति क्या होनी चाहिए होम लोन को? अमोल, क्या कहेंगे? होम लोन को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए आप लगभग मेरे हिसाब से आपके पास केवल 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है, आपका जो एक होम लोन चल रहा है अगर 2 साल 4 साल से चल रहा है तो शायद मार्केट रेट के अनुसार आपका होम लोन रेट का भी घटता या बढ़ता है। और जैसा कि हम इस प्रोग्राम में पहले भी बात कर चुके हैं, मार्केट के रेट्स अभी, लोन के रेट्स अभी काफी ऊंचाई पर है, 8.50 से लेके 8.85 तक। सो पहला रास्ता होम लोन को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए यह है कि अपना होम लोन अगर कोई पॉसिबल हो, किसी बैंक को कोई कैंपेन चल रहा है, या डिपेंडिंग ऑन आप कौन से कॉर्पोरेट में काम करते हैं, बैंक्स ने अपने कॉर्पोरेट कस्टमर्स को ग्रेड करके रखा हुआ होता है, A+ कैटेगरी, A कैटेगरी। अगर आप किसी A या A+ कैटेगरी के कॉर्पोरेट में काम करते हैं तो वो बैंक आपको प्रेफरेंशियल होम लोन का रेट ऑफर करती है। तो सबसे पहला तरीका आपके जो हाथ में है, शिफ्ट योर होम लोन टू अ लोअर इंटरेस्ट रेट। 885 से अगर आप 830 या 850 पे आते हैं तो एक हिसाब से आप अपना होम लोन जल्द खत्म कर पाएंगे। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका यह है जो मैं काफी इन्वेस्टर से जब बात होती है मैं जरूर बताता हूं, अगर आप किसी ऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं या जॉब करते हैं तो आप लगभग साल में एक बार आपके पास एक लमसम आमदनी आपकी होती है, एनुअल बोनस आपका होता है। मैं हमेशा उसमें 1/3 सलाह देता हूं। 1/3 उसमें से आप अपना लाइफस्टाइल एनहांस करने में कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं वो लमसम राशि, लमसम बोनस आपका। 1/3 आप इन्वेस्ट करने के लिए कर सकते हैं, और बचे हुए 1/3 में से आप अपने हाई कॉस्ट डेट को रिटायर कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग है, कार लोन है, ऑटो लोन है, तो वो हाई कॉस्ट डेट है। लेकिन अगर आपके पास हाई कॉस्ट डेट नहीं है, ज्यादा इंटरेस्ट रेट वाले आपके लोन नहीं चल रहे हैं, तो आपका होम लोन ही बचता है, तो वो राशि आप लमसम साल में 1 बार या 2 बार अपने होम लोन में प्रीपे कर सकते हैं। और तीसरा तरीका, अगर आपके 2 साल 4 साल में अगर आपकी आमदनी बढ़ती है तो आपके पास ज्यादा EMI सर्विस करने की फाइनेंशियल एबिलिटी, कैपेसिटी आ जाती है, तो बैंक के साथ निगोशिएट करके आप अपनी EMI को भी राशि बढ़ा सकते हैं। ये तीनों के चलते आप अपना होम लोन जल्द से जल्द खत्म कर सकते हैं।
चलिए हर्ष, जहाँ तक होम लोन की बात है आपको यहाँ पर सलाह मिल गई है, लेकिन मेरे ख्याल से आपका एक और बहुत अहम सवाल है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ठीक है या शॉर्ट टर्म, राइट हर्ष? जी जी बिल्कुल। जी, इस सवाल के पीछे आप क्या जानना चाहते हैं? आपको क्या दोनों तरह की रणनीति बनानी है या दोनों तरह की रणनीति में कमाई ज़्यादा कहाँ पर होती है, ये आप जानना चाहते हैं? सबसे पहले एज ए इन्वेस्टर मुझे दो सवाल जो है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कौन सा सही है, और इन दोनों में सही के अलावा अगर मेरे कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, कुछ लॉन्ग टर्म गोल है, तो मेरे लिए रिटर्न भी ज्यादा रहे और मेरे लिए रिस्क भी ज्यादा रहे, तो वो किस तरीके से मैं उसको अचीव कर सकता हूँ, तो उसके लिए मुझे जानना था कि दोनों में से अगर एक ऑप्शन चुनना हो तो क्या चुनूं। ऑलराइट, गौतम आपके पास आऊंगी, क्या जवाब देंगे आप? जी, बहुत ही अच्छा सवाल है। क्योंकि मैं शेर खान में काम करता हूं और मैं ये मानता हूं कि आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा डालें, हर महीने डालें, जितना पैसा बचता है वो करिए, और म्यूचुअल फंड के थ्रू से करिए इक्विटी में। और मेरी ही कंपनी में मेरे ही सीनियरिटी में काफी लोग हैं जो हर दिन सौदा देखते हैं कस्टमर्स का, हर दिन उनकी हेल्प करते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग चलती है, एफएनओ में ट्रेडिंग चलती है, तो वो शॉर्ट टर्म ट्रेड करके भी पैसा कमाते हैं और कहीं कहीं जगह पे बहुत पैसा भी कमा लेते हैं। तो आपको ये समझना है कि आपका नॉलेज कितना है और आपको किस चीज में ज्यादा इंक्लिनेशन है। अगर आपके पास नॉलेज है और आपके पास इंक्लिनेशन है मार्केट में ट्रेड करने की, तो आप ट्रेडिंग में भी जा सकते हैं शॉर्ट टर्म, क्योंकि शॉर्ट टर्म निवेश कुछ नहीं होता। इन्वेस्टमेंट फॉर शॉर्ट टर्म मतलब ट्रेडिंग। तो अगर आपको ट्रेडिंग करनी है शॉर्ट टर्म तो वो भी कर सकते हैं। अगर आपके पास इंक्लिनेशन नहीं है सीखने का, स्टडी करने का, स्टॉक्स रिसर्च पढ़ने का, उसके हिसाब से आप डिसाइड करेंगे। वो सब अगर आपको अच्छा नहीं लगता, बोरिंग लगता है, कितना टाइम आप दे सकते हैं, अगर आपके पास टाइम कम है तो फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करेंगे, सिप करेंगे, उसमें उतना रिटर्न नहीं बन सकता जितना आपको शॉर्ट टर्म में बनेगा, उतना नुकसान भी नहीं होगा जितना आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में होगा, मगर आपको 12% के हिसाब से आप अपना प्लान फिर बना सकते हैं। तो दोनों स्ट्रेटेजीज में प्रोज एंड कॉन्स हैं, और मैंने ये देखा है कि सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल दोनों स्ट्रेटेजीज में मैंने देखा है क्लाइंट्स को। तो इसलिए वो डिसिप्लिन की बात आ जाती है, आपको किस चीज में आप ज्यादा डिसिप्लिन रहेंगे। चलिए अमोल, एक और सवाल इनका जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के नज़रिए से अगर हम देखें तो काफ़ी अहम सवाल है। इन्वेस्टमेंट के लिए अभी सही समय है या नहीं? ऐसा कोई निवेशक जिसको अपने निवेश की अगर शुरुआत करनी हो और मान लीजिए म्यूचुअल फंड के ज़रिए करना चाहते हैं अमोल, तो क्या म्यूचुअल फंड में निवेश करते वक्त टाइमिंग करना सही होता है? कविता, सही कहा आपने, ये काफी अच्छा सवाल है। और ये सवाल, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम समबडी इज आस्किंग दिस। ये सवाल हमेशा हर रिस्क एपेटाइट जिनकी अलग अलग होती है, जिनका इन्वेस्टमेंट होराइजन अलग अलग होता है, सारे तरह के क्लाइंट्स, इन्वेस्टर्स ये सवाल जरूर पूछते हैं। लेकिन इसका सिंपल सा जवाब ये है, यू सिंपली डू नॉट नो इन एडवांस। आप आज बैठ के ये नहीं पता कर सकते कि आज इन्वेस्ट करने के लिए अच्छा समय है कि नहीं। कैसे, मैं बताता हूं। अगर आप आज इन्वेस्ट करते हैं, मार्केट लगभग सेंसेक्स 66,000 के आसपास है, अगर आप निफ्टी ट्रैक करते हैं तो 19-20 हजार के आसपास कहीं पे है। अगर आज निवेश करने के बाद मार्केट 10 या 20% एक साल में बढ़ता है, तो 1 ईयर लेटर आप अपने आप को बताएंगे कि मैंने अच्छा किया, निवेश किया, मुझे 10% या 20% रिटर्न की प्राप्ति हुई। लेकिन मान लीजिए 1 साल के बाद मार्केट 5 या 10% डाउन होता है, तो आप अपने आप को यही बताएंगे कि 1 साल पहले जो मैंने निवेश करने का निर्णय लिया था वो मेरा निर्णय गलत था। तो आप ये कब पता कर सकते हैं? आप ये तभी पता कर सकते हैं जब 1 साल के बाद, या जो भी आपके कालावधि आपके मन में है, उस कालावधि का जो आपको मालूम पड़ेगा कि इंडेक्स किस लेवल पे है या कितना % अप या डाउन गया है आज की तुलना में, तभी। तो ये रही बात फ्यूचर की। फ्यूचर कोई देख नहीं सकता। तो आपके हाथ में क्या बचता है? आपके हाथ में ये बचता है, अगर मार्केट की वैल्यूएशन थोड़ी ज्यादा है लेकिन फिर भी मैं मार्केट में पार्टिसिपेट करना चाहता हूं, तो आप ऐसे फंड में निवेश करें जिसमें मार्केट की लेवल्स के अनुसार, मार्केट की वैल्यूएशंस के अनुसार एसेट एलोकेशन और रीबैलेंसिंग अपने आप में होती है। इसी प्रोग्राम में शायद पहले सवाल में हमने बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के बारे में बात की थी। बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के बारे में बात करूं तो ये फंड जो है
30% से लेके 80% तक इक्विटी की मात्रा फंड अपने आप में बढ़ा सकता है या घटा सकता है। जाहिर सी बात है, जब मार्केट के वैल्यूएशन ऊंचाई पर होते हैं, प्रॉफिट बुकिंग करता है ये फंड और इक्विटी की मात्रा कम होते रहती है। और जब मार्केट नीचे डाउन थोड़ा चीपर लेवल पे आ जाता है, शेयर सस्ते भाव में मिलते हैं, तो ये इक्विटी के लेवल को ऊपर लेके जा सकता है। तो अगर जब आप कोई चीज नहीं कर सकते, फ्यूचर अनसर्टन है, तो आप हमेशा रूल बेस्ड फंड फॉलो कीजिए। एंड वन ऑफ द सिंपलेस्ट फंड्स इन दिस कैटेगरी इज बैलेंस एडवांटेज फंड। निवेश करने के लिए अच्छा समय कौन सा है? आज का समय निवेश करने के लिए सबसे अच्छा समय है। चलिए, हर्ष का एक और सवाल जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी कुछ अमूल मेरे ख्याल से आपने कवर भी कर लिया है, लेकिन गौतम कुछ अच्छे शेयर और म्यूचुअल फंड्स जो अभी लेना ठीक होंगे। जी, तो शेयर में मैं आज आपको कुछ बताऊंगा, कल तक व्यू अपडेट हो जाएगा तो आप हमसे अलग से बात कर सकते हैं। बट म्यूचुअल फंड में मैं आपको लॉन्ग टर्म के लिए कुछ सलाह दे देता हूं। आप ऐसे करिए, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड और HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, इन फंड्स का एक पोर्टफोलियो बना के इसमें निवेश शुरू करिए, जिसमें आपका एलोकेशन लार्ज कैप में ज्यादा हो, जो ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप है जिसमें 35%, कोटक इमर्जिंग इक्विटी और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में आपको 30% के आसपास, और रिमेनिंग 35% आप HDFC फ्लेक्सी कैप फंड में निवेश कर सकते हैं। तो ये हर्ष, और कोई सवाल आपको पूछना है? उम्मीद करते हैं कि जितनी भी आपकी दुविधाएं थी, कठिनाई थी, उनको हमने एक एक करके शो में शामिल किया और आपको सलाह देने की कोशिश की है। और कुछ पूछना चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से? जी, सारे सवालों का जवाब काफी अच्छे एक्सपर्ट ने मेरे को दिया है। जस्ट एक लास्ट क्वेश्चन मेरे लिए रहेगा। जैसे सर ने वो सारे फंड्स के बारे में मुझे बताया है, इंडेक्स के बारे में एक इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सोच रहा था, इंडेक्स फंड के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? जी अमोल। हर्ष, आप काफी, जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन में बताया, आप 5 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप अपने आप को अपडेटेड रखते हैं तो शायद आपने ये भी जरूर पढ़ा होगा, लार्ज कैप फंड्स में देखा गया है कि उनको इंडेक्स बीट करने में, बिकॉज देखिए इंडेक्स एक थियोरेटिकल कंस्ट्रक्ट है, और जब आप एक्चुअल फंड में, एक्टिवली मैनेज फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें एक्सपेंस रेशियो नाम की चीज होती है। एक्सपेंस रेशियो के चलते लार्ज कैप फंड्स में देखा गया है काफी मात्रा में लार्ज कैप फंड्स अपने इंडेक्स को, बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप इंडेक्स फंड्स में इंटरेस्टेड है तो एक सिंपल मेरा आपसे अनुरोध ये रहेगा कि आप अपनी लार्ज कैप की जो राशि है वो आप निफ्टी 50 या निफ्टी नेक्स्ट 50 का एक कॉम्बिनेशन इन दोनों का बना के लार्ज कैप एक्सपोजर आप इंडेक्स फंड से ले सकते हैं। और मिड कैप और स्मॉल कैप फंड के लिए, जहां ये भी देखा गया है रिसर्च के अनुसार, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड आज भी काफी मात्रा में सक्सेसफुल है, अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पाते हैं। तो लार्ज कैप आप इंडेक्स फंड से एक्सपोजर ले सकते हैं। मिड कैप स्मॉल कैप के लिए आप एक्टिवली मैनेज फंड में ही निवेश करके ज्यादा लंबी अवधि तक बने रह के मार्केट से बेनिफिट हो सकते हैं। और राइट हर्ष, उम्मीद करते हैं कि आपकी तमाम दुविधाओं को, उलझनों को हमने दूर किया। आपका शो में आपने शिरकत की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गौतम, अमोल, आप हमारे साथ बने रहें, लेकिन बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का। और अगर आप भी हर्ष की तरह एक ऐसे दर्शक हैं जो शो में आना चाहते हैं और लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग और अपने सवाल हमारे एक्सपर्ट्स के साथ पूछना चाहते हैं, आप भी शो का हिस्सा हो सकते हैं। आपको बस अपनी मंशा हमें व्हाट्सएप कर देनी है और हम आपको शो पे आमंत्रित करेंगे। लेकिन अपने सवाल भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आपको अपने सवाल व्हाट्सएप करने हैं। 9619873567 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप चाहें तो अपने सवाल हमें यूट्यूब पर भी भेज सकते हैं। ये शो यूट्यूब पर भी लाइव जाता है, हमारे पुराने शोज भी देख सकते हैं। सवाल भी कमेंट बॉक्स में आप छोड़ सकते हैं। मिलती हूँ आपको ब्रेक के बाद। दर्शक फोन लाइन पर इंतजार कर रहे हैं, एक एक करके उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। और शो को आगे बढ़ाते हैं अहम पड़ाव, जहां पर हम निवेश का गुरु मंत्र जानते हैं हमारे एक्सपर्ट्स से। तो चलिए रुक करते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर। गौतम, बताइए आपका गुरु मंत्र क्या है निवेश का आज? जी, मैं बस ये कहना चाहूंगा सबको कि जब आप निवेश करते हैं स्टॉक मार्केट में, तो आप एक्चुअली एक बिजनेस को खरीद रहे हैं।
तो जब आप बिजनेस को खरीद रहे हैं तो उसके आप मुनाफे में आप हिस्सेदार बन जाते हैं। तो अगर आप ये ध्यान में रखेंगे कि आप एक बिजनेस को खरीद रहे हैं या 50, 60, 100 बिजनेसेस को खरीद रहे हैं, तो बिजनेस के उतार चढ़ाव से ही आपका शेयर प्राइस का उतार चढ़ाव चलता है लॉन्ग टर्म में। तो ये अगर आप ध्यान में रखेंगे, ये चीज आप ध्यान में रख के ही निवेश करिए, क्योंकि आप कोई लोग समझते हैं कि ये ऐसा कुछ कैसीनो जैसा है, गैम्बलिंग जैसा है, पैसा डाला और फिर आना ही है, उनको हक है, उनको 10%, 15% रिटर्न मिलना। ऐसी बात नहीं है। आप एक्चुअली बिजनेसेस खरीद रहे हैं और पार्ट मालिक बन रहे हैं इन बिजनेसेस के। तो ये चीज आप ध्यान में रखें जब भी आप निवेश करें। अमोल, पिछले सवाल में हमने एक सवाल जरूर पूछा और जो सुना और जो हम बार बार सुनते हैं, आज के लिए क्या इन्वेस्ट करने का सही मौका है। तो मैं थोड़ी एक कहावत है उसका सहारा लेते हुए ये कहूंगा, एक कहा जाता है, द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री वॉज 20 years ago। आपको पेड़ पौधे लगाने के लिए, अपनी भलाई के लिए सबसे अच्छा काम आपने शायद 20 साल पहले ही शुरू कर देना चाहिए था। लेकिन अगर आपने तब नहीं किया तो दूसरा सबसे बेहतरीन समय आज का है। दिस इज मतलब इसके द्वारा मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आपने इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी शुरू नहीं किए हैं तो आज का समय सबसे बेहतर है। इसके लिए कुछ नंबर्स आप देख सकते हैं। अगर आप 10,000 रुपए का SIP 15 साल चलाते हैं और आपको 12% 12% CAGR मिलता है, तो आपकी ये जो कॉर्पस है वो आपका लगभग 48 लाख रुपीस का कॉर्पस क्रिएट हो जाता है। लेकिन आप अच्छा मार्केट देखने के लिए साल, 2 साल, 3 साल रुकते हैं तो आपके हाथ में ग्रो करने के लिए 15 की जगह 12 साल ही बचते हैं, और 12 साल में वही 10,000 रुपए का SIP आपका जो पहले 48 लाख रुपीस तक पहुंचता था वो लगभग 30 या 31 लाख रुपए तक ही पहुंच पाता है। तो आप मार्केट के अच्छे समय को देखने के लिए लगभग 50 या 60% अपना कॉर्पस की राशि में कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तो ये ना करें। इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बढ़िया समय कल था, और अगर कल नहीं किया है आपने तो आज से ही शुरू करें। तो ये निवेश के गुरु मंत्र गौतम और अमोल की तरफ से, और इसी के साथ आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों ने समय निकाला दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग की। लेकिन बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी निवेश से जुड़े तमाम गुर आपको हम सिखाएंगे। लेकिन मैं ब्रेक पर जाऊँ उससे पहले एक बार फिर से हमारा व्हाट्सएप नंबर और YouTube ID जहाँ पर आपको हम अपने सवाल हम तक पहुँचाते रहने हैं। मिलती हूँ ब्रेक के बाद।